कार्यकर्ताओं ये जनगणना हो चुकी है। हमारे संविधान में उनको पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है, किंतु अनेक उपद्रवों में लिंग भेद के परिणाम स्वरूप महिलाओं में अनेक कठिनाइयों का असमानताओं का सामना करना पड़ता है। लगभग सभी महिलाओं को कभी न कभी शोषण एवं हिंसा का शिकार होना पड़ता है। पितृसत्तात्मक समाज में उन्हें उपभोग की वस्तु माना गया है। यहाँ पर पुरुषों और महिलाओं के जीवन में उनकी योग्यता, उनकी कार्यशैली को निर्धारित करने की चेष्टा की है, लेकिन यथार्थ सत्य यह है कि महिला भी पुरुषों की भांति अलग अलग पहचान रखती है। वह अपने जीवन में उचित अनुचित के विषय में जानती है। शिक्षा में प्रचार सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ती जाती है और वे केवल कुशल शिक्षित होकर एक अच्छी से अच्छी नौकरियों में आने लगे। हमारे देश में कामकाजी महिलाओं का इतिहास बहुत ही पुराना नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के सम्मान के सिद्धांत प्रभावित होकर महिलाओं के आत्मनिर्भर के लिए जो नई सोच चेतना पैदा हुई है, उसी का परिणाम महिलाएं शिक्षा प्रगति की उसी के इस क्षेत्र में लोगों को उत्साहित किया गया है। अच्छे जीवन स्तर की इच्छा को बल मिलता है कि समय आवश्यकता परिवार आवश्यकताओं को व्यक्तिगत अहम की दृष्टि से समय व्यतीत करने की चाह भी अधिक ऐसे कारण रही है जिसका दृष्टिकोण रखा गया है। महिलाओं ने सेवा में आने का संकल्प लिया है। हमें जान के खुशी होगी, हर महिला कहीं न कहीं किसी क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। अनेक अध्ययनों में यह बात सिद्ध हुई है कि कामकाजी महिलाएं सामने मुख्य समस्या संघर्ष हो रही है। वे स्वयं को परिवार और समाज के स्वयं कार्यों के प्रति संयोजित करती हैं। दोनों कार्य उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य करती हैं। वर्तमान समय में कामकाजी महिला धन का अर्जन कर रही हैं, परंतु धन को व्यय करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ये जैसे कि हमारे प्रोफेसर ने कहा कि वो स्वतंत्र नहीं है, ये बात कहीं न कहीं सत्य है। प्रायः इसके लिए घर के पुरुष सदस्य पूर्णता निर्भर है। यह एक प्रत्यात्मक समाज के प्रभाव का एक उदाहरण मात्र है। सामाजिक, नैतिक और मनोवैज्ञानिक आयामों में उनकी स्थिति पुरुषों के समान नहीं है। जिस प्रकार नौकरी करनी है, घर का काम करती है, इसी के प्रति उनकी निष्ठा जीवन सदस्य स्वरूप संदर्भ निर्भर करती है। समाज द्वारा उनका मूल्यांकन बिल्कुल अलग परिवेश किया गया है। कामकाजी महिलाएं बाहर के कार्यों को साथ साथ घरेलू कार्य में भी पूरे मन योग से करती है। वही दूसरी पुरुष समाज, चाहे वो नौकरी करता हो अथवा नहीं, घरेलू कार्य में उनका शर्म आता है। कुछ पुरुषों का ये मानना है कि उनको घर के काम नहीं करना, उनकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती। इसका सबसे बड़ा दोष हमारे समाज को पितृसत्तात्मक होना ही है। पर वर्तमान समय में कामकाजी महिलाओं को जवाबदेही ज्यादा हो गई। पुरुष प्रधान समाज ने अपनी ही अलग पहचान बनाई है। उनकी महिलाओं को लेकर बुनियादी सामाजिक में निकलती जा रही है। 2 बजे से खुला हो जाते हैं और पूछते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ थी, क्या कर रही थी, जबकि ये चीज पूछने का राइट नहीं है। धीरे धीरे वक्त के साथ लोगों को मानसिकता भी बदलती जा रही है। जैसे पुरानी सोच को त्याग करके पुरुष समाज महिलाओं को घर की 4 दीवारों से बाहर निकालना पूरी तरह से आजादी जीवन को जीना छोड़ दी जाती है। उसी प्रकार स्त्री को पुरुष को कंधा से कंधा मिला के सपने को सच सार्थक करने की लड़ी जाती है। इस सब छोटी सी बातों को फिर हम विराम देना चाहेंगे। सर ने बेल बजा दिया है, मैं अपनी बात को खत्म करने में यहीं से। थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूंगी स्मिता श्रीवास्तव, आप भी शोध छात्रा हैं। आप भी देवग्राम भारतीय विश्वविद्यालय प्रयागराज से आई हुई आए और अपना शोध पत्र प्रस्तुत करें। मेरा टॉपिक है कामकाजी स्त्रियों में बढ़ता अवसाद और स्वास्थ्य प्रभाव। कामकाजी महिलाओं का लगभग 1/3 हिस्सा लाइफस्टाइल डिसीज की चपेट में है। एक सर्वे के अनुसार 20 से 40 वर्ष तक महिलाओं में लाइफस्टाइल डिसीज का खतरा सबसे ज्यादा होता है। समय रहते इन पर ध्यान नहीं देने से यह गंभीर परेशानी खड़ी कर सकती है। वे लाइफस्टाइल डिसीज इस प्रकार है। डिप्रेशन। कामकाजी महिलाओं में डिप्रेशन की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जीवन की कई चीजें मिलकर महिलाओं को तनाव देने का काम करती हैं। ऐसे में कई बार नींद भी पूरी तरह प्रभावित होती है और अगर धूम्रपान की आदत हो तो यह समस्या
और हो सकती है। इसके लिए जरूरी है कि पूरी नींद करें और भरपूर नींद लें। इसके अलावा किसी भी काम को तनाव से ना करें। अत्यधिक जिम्मेदारियों लेने की बजाय जितना काम हो उसे उतना ही शांति दिमाग से करें और जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। तनाव दूर करने के लिए मेडिटेशन एक अच्छा उपाय है, इसे अपनाएं और शराब और धूम्रपान करने से बचें। दूसरा है मोटापा। कामकाजी महिलाएं समय कम होने के कारण अपने डाइट पर ध्यान नहीं देती और भोजन समय पर नहीं करती हैं। अत्यधिक काम की वजह से भोजन करने की जगह भूख मिटाने के लिए जंक फूड का प्रयोग करती हैं और ऑफिसों में जब उनको काम ज़्यादा होता है, उनको चलने फिरने का टाइम नहीं होता है और फैटी फूड लेने की जगह पोषक तत्वों से भरपूर चीज़ों का सेवन करें। एक्सरसाइज को अनिवार्य तौर पर अपनी दिनचर्या में शामिल करें और मोटापे से बचने के लिए 4 से 6 महीने में थायराइड की जांच करवाएं। तीसरा है ब्लड प्रेशर। गाय स्तर पर ज़्यादा शारीरिक श्रम नहीं हो पाता और मोटापा बढ़ता है। इसके अलावा शरीर और रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाने के कारण ब्लड प्रेशर की समस्या जन्म लेती है। ऐसे में धूम्रपान या अल्कोहल की समस्या अधिक बढ़ने का मदद करता है। उपाय इसके लिए अपने आहार पर विशेष ध्यान दें। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने के लिए तली भुनी चीज़ों का फास्ट फूड से दूरी बनाएं। इसके अलावा खाने में अधिक दूरी बनाएं। तीसरा है चौथा है हेल्थी। वजन बढ़ने और भोजन में प्रोटीन और फाइबर की कमी और फैटी सेवन से बचें और अल्कोहल का प्रयोग ना करें। इसी तरह अपने बारे में ध्यान करते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं दीपिका सिंह को यहाँ बुलाना चाहूँगी। वे आए और अपना शोध प्रस्तुत करें। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जैसा कि इतना महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दा इस सेमिनार में इस टॉपिक को लिया गया है कि भारत में कामकाजी महिलाओं की प्रस्तुति, मुद्दे, चुनौतियां और समाधान। समस्या ये नहीं है कि महिलाओं के सामने महिलाएं कामकाजी हैं या कामकाजी नहीं है। समस्याएं तो ये है कि उन्हें कितनी चुनौतियां फेस करनी पड़ रही है, वो क्या क्या देख रही है। एक लड़की होने से ही चुनौतियां शुरू हो जा रही है। ये हमारे समाज की सोच है। लड़की होना चुनौती नहीं है, ये हमारे समाज की सोच है। सारे समाज की ये सोच नहीं होती है, लेकिन हम इसी समाज में रहने वाले लोगों की ये सोच है कि लड़की है, घर से निकलने से लेकर वो कहाँ पढ़ रही है, कहाँ जा रही है, किस स्थिति में वो अपनी शिक्षा को ग्रहण कर रही है, ये सारी समस्याएं उसको देखने में आ रही है। तो ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत हो रहा है। तो मेन समस्याएं क्या क्या महिलाओं को लेकर आ रही हैं, जनरली कामकाजी महिलाओं को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम वो देख रही हैं और उन्हें क्या क्या चुनौतियां फेस करनी है, ये इस बातों पर मैं पहलू देना चाहूंगी। सबसे पहले सबसे ज्यादा अपेक्षाएं, अगर वो महिला है, कामकाजी हो या ना हो, अपेक्षाएं उससे बहुत रखी जाती है कि वो सारा अपना काम बहुत अच्छे से करेगी, चाहे वो दफ्तर में हो या घर पर हो। तो जिसके कारण उनके ऊपर अत्यधिक कार्यभार देखा जा रहा है। अत्यधिक कार्यभार के कारण वो तनाव महसूस करती है और उनकी प्रॉपर डाइट भी नहीं ले पाती है। उन्हें अपने बच्चों को देखना है, अपने हस्बैंड को भी देखना है, फैमिली की मान मर्यादा सब कुछ देखते हुए चलना है। तो ये किसी चैलेंज से कम नहीं है। जैसे कि हम लोग भी रिसर्च स्कॉलर हैं, यहाँ तक आए हैं, कहने को हम लोग बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर 7 की बजाय 8 बजे हम लोग भी पहुंचे तो हम लोग से भी सवाल जवाब होंगे कि बेटा आप लेट थे, क्यों लेट थे, क्या रीजन था। तो ये भी तो एक चैलेंज ही हुआ ना, ये भी तो हम लोग फेस ही कर रहे हैं ना। एजुकेटेड फैमिली भी सब कुछ समझते हुए क्वेश्चन पूछती है। ये रीजन हो सकता है कि उनकी फिक्र हो, लेकिन उसी फिक्र में ये समाज की सोच भी तो निहित है कि आप लेट क्यों हो, क्या रीजन है। तो ये भी देखने में आ रहा है। चैलेंजिंग के कारण इतनी सारी चुनौतियों को देखते हुए महिलाओं की ये तो हो गई समस्या है, लेकिन इसका समाधान कैसे हो सकता है। समाधान के लिए महिलाएं कहीं भी अकेले नहीं चल सकती। अकेले वो कर सकती है, लेकिन पूर्णतः किसी भी कार्य को अकेले नहीं कर सकती। उन्हें पुरुषों की सपोर्ट की जरूरत है और यही पुरुष जब उनके साथ खड़े हो जाते हैं तो उनके काम की स्पीड दोगुनी हो जाती है और वो अपने क्षेत्र में एक महारत हासिल कर सकती है। तो मेरा कहना
यहाँ सभी लोगों से ये नहीं है कि मेरा पुरुषों को ये डोमिनेट करना नहीं है कि सिर्फ उनकी वजह से ऐसा है या वो महिलाओं को ऐसे कर रहे हैं। सिर्फ इतना कहना है कि वो उनकी बीवी हो, वो उनकी बेटी हो या उनका उसके साथ कोई भी संबंध हो, वो उनको सपोर्ट करे कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें लेट हुआ, किस रीजन से लेट हुआ, मैं इस चीज को समझ रहा हूँ। और इस सपोर्ट के कारण वो अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकती है और समाज में एक उदाहरण के रूप में उनकी प्रस्तुति भी हो सकती है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी बात को प्रस्तुत किया और अब मैं बुलाना चाहूंगी पूजा तिवारी, शोध छात्रा, नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय प्रयागराज। आज का टॉपिक है भारत में कामकाजी महिलाओं की परिस्थिति, मुद्दे, चुनौतियां और समाधान। इस पर मैं कहना चाहूंगी कि सबसे पहले मैं अपने आप से स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि मैम ने अभी बताया कि जरूरी नहीं है कि जो है हम कहीं जाए कहीं आए तो माँ पिता साथ में हो या भाई बहन कोई साथ में हो, ये जरूरी नहीं होता है। हमको खुद ही चलकर आगे बढ़ना होगा, सब कुछ करना होगा। मैं खुद बताना चाहूंगी, मेरे पापा यसाई हैं, उन्होंने मुझे कभी भी बाहर नहीं जाने दिया। कभी अगर जाते भी थे तो मेरे साथ ड्राइवर या गाड़ी या बहन या मेरी मदर होती थी। मुझे कभी ये नहीं मिला कि जो है हम अकेले कहीं जाएं। लेकिन जब से मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड मुझे मिले और उन्होंने मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे, मैं यहाँ इलाहाबाद में अकेली रहती हूँ रूम लेकर के, वो मुझे बहुत सपोर्ट किए। पापा ने मुझे कभी स्कूटी दी थी, कभी मुझे गाड़ी छूने का अवसर ही नहीं दिया। उन्होंने कहा लड़कियां ये सब नहीं कर पाएंगी, भले ही शिक्षित है, मम्मी भी मेरी LLB करी हुई है तो बहुत एजुकेटेड फैमिली है मेरी, लेकिन उन्होंने ये सपोर्ट नहीं दिया कि मैं अकेले कुछ कर सकती हूँ। उन्होंने यही कहा कि शायद उनका ये था कि वो पुलिस में है तो काफी चीजें देख रहे हैं समाज में, उनको देख करके ये लगता है कि हाँ उन्होंने ये सब चीज झेला हुआ है, उनको एक्सपीरियंस है समाज का, इसीलिए उन्होंने हमको कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन हस्बैंड से मुझे बहुत ही सपोर्ट मिला और मैं यहाँ तक अगर हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ। मैं आज इस सेमिनार में मेरा टॉपिक है भारतीय महिलाओं के संवैधानिक अधिकार। वर्तमान में हमारे देश को एक विकासशील देश का दर्जा दिया जा रहा है। पूरे विश्व में भारत का नाम प्रभावी एवं प्राचीनतम सभ्यता व संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। देश भर में स्त्री कल्याण की बात बहुत जोरों शोरों पर की जा रही है, परंतु इस राष्ट्र की भावी पीढ़ी जिसके गर्भ से जन्म लेती है उस स्त्री को सही मायनों में उसके संवैधानिक अधिकारों की जानकारी सही और पूर्ण रूप से नहीं है। भारतीय महिलाओं की स्थिति प्रारंभ से ही उतार चढ़ाव के दौर से गुजरती रही है। यही कारण है कि महिला विकास यात्रा संक्रमण से गुजर रही है। अनुच्छेद 15 दिन में जाति, धर्म एवं लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव न करना। अनुच्छेद 21 में स्त्री और पुरुषों दोनों को प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता से वंचित न करना। अनुच्छेद 51 में भारत के सभी लोग ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के विरुद्ध हों। और मैं कुछ धारा की, संविधान की धारा की बात करती हूँ। तब धारा 160 में विवाहित महिला के 7 वर्ष के अंदर आत्मदान करने पर, दहेज के कारण सताए जाने पर, हत्या करने की अवधारणा, बलात्कार के मामले में कतिपय परिस्थितियों पर अधिकारग्रस्त महिला की सहमति न होने पर के बारे में अवधारणा निहित की गई है। भारतीय महिलाओं में कल्याण व उनके उत्थान के लिए तथा राष्ट्र के विकास में उनकी समुचित भागीदारी के लिए उपलिखित अधिनियमों को मूर्त रूप दिया गया है तथा समय समय पर इन अधिनियमों को और अधिक शक्तिशाली तथा अनुपयोगी बनाने के लिए समय समय पर संशोधन भी किए गए हैं। इन संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से महिलाओं के उत्पीड़न व सामाजिक न्याय संबंधी समस्त व्यवस्थाओं को अधिनियमित किया गया है। इन महिलाओं के अधिकारों के द्वारा उनके कल्याण व सामाजिक हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में पुरुष के समान ही महिलाओं की भी समुचित भागीदारी व उचित प्रतिनिधित्व हेतु दुनिया में कानून बनाए गए हैं। इसके बावजूद भी आज भी उनका पालन पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। बस इन्हीं चीजों के साथ मैं अपनी बारी का विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रस्तुति की आपने मुझे। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी गोरखनाथ सिंह, शोध छात्र, राम मनोहर लोहिया अवर विश्वविद्यालय फैजाबाद।
मुझे लगता है विलम्ब होने के कारण वो चले गए हैं। और इसी के साथ हमारे जो प्रतिभागी हैं उनकी प्रस्तुति समाप्त हुई और अब मैं प्राचार्य महोदय से अनुरोध करूंगी कि आप सब मंच पर आ जाए और हमारे इस सत्र के जो को चेयरपर्सन हैं डॉक्टर अखिलेश सर, मैं उन्हें यहाँ आमंत्रित करती हूँ आपके वक्तव्य के लिए, आपके आशीर्वचन के लिए आए और इस विषय पर आप भी दो शब्द कहें। सेमिनार के अवसर पर मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये जो सेमिनार है आज का बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्वलंत है, क्योंकि आज की जो महिलाएं, मैं सीधे मुद्दे पे ही बात करता हूँ, क्योंकि महिलाएं हमें लगता है पुरुषों से कहीं कुछ आगे आने को प्रयासरत है और आ भी चुकी है। जहां भी देखिए महिला पुरुष से बहुत आगे निकल चुकी है, चाहे जिस क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे फिल्म इंडस्ट्रीज ले लीजिए, चाहे अधिकारी लेवल पे ले लीजिए, चाहे किसी वर्किंग जगह पे देख लीजिए, महिलाएं बहुत अच्छा वर्क कर रही है। आप हमें लगता है कि रेलवे में देखिए तो जहां भी टिकट विंडो में देखिए महिलाएं। इसका मतलब हम लोग इस स्थिति जो भारत में कामकाजी महिलाओं की स्थिति पर जो सेमिनार का जो विषय है, वास्तव में आज के समय इस तरह की सोचने की स्थिति में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। धन्यवाद। और क्लियर है? मैं बहुत अति संक्षेप में इन प्रश्नों के बारे में जो बताया चर्चा करूंगा। पहला डॉक्टर टी.पी. यादव ये घरेलू कार्यों में सहायता प्राप्त करना है, प्रदान करना था। हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में उन्होंने विस्तृत चर्चा की। वो कौन से कारण हैं, वो कौन से ऐसे अच्छे फ्यूल्स हैं जो कि कामकाजी महिलाओं को पॉल्यूशन फ्री डोमेस्टिक वर्क करने में हेल्प कर सकते हैं। दूसरे वक्ता के रूप में डॉक्टर नलिनी सिंह फ्रॉम जीडीसी चुनार, भारतवर्ष में कामकाजी महिलाओं की स्थिति। ये मैडम शायद हिंदी विधाती थी, तो उन्होंने हिंदी साहित्य में अनेक विधाओं का प्रयोग करते हुए अनेक लेखिकाओं का अन्य बातों पर प्रयोग करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंची कि महिला और पुरुष को मिलजुल कर ही महिलाओं की समस्याओं पे विचार करना है, वही एक अंतिम सत्य है। डॉक्टर साधना श्रीवास्तव मैडम ने महिलाओं की समस्याओं पे कुछ क्रांतिकारी ढंग से अपना प्रकाश डाला। ये उनकी प्रस्तुति हो सकती है, ये उनका सुधार हो सकता है, पर उनका उद्देश्य सही था। डॉक्टर मोहम्मद शमीम का जो वाचन था बहुत अप टू मार्क और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ
उन्होंने बहुत साफ साफ बात कहा, जेंडर, सेक्स, जेंडर फोबिया, ये बातें कही। और एक शेर भी कहा था, मैंने भी नोट कर लिया, मैं भी पढ़ती हूँ, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा शेर है और बिल्कुल सही है। अपना दम देने कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को संभाला जाए। मीन्स जो भी समस्याएं हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल we have to try at our inner level, at family level, at personal level, after that outer level। स्वयं पहले प्रयास किया जाए। अगर बहन भाई का झगड़ा है तो बहन भाई सब लोग समझा लें आपस में, वाइफ हस्बैंड का है पहले वो लोग समझ लें। कोई भी झगड़े को जितना बाहर पहुंचाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। आई थिंक सो। डॉक्टर अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर कृष्ण कुमार जी सुनियावा भगवी सामने मेरे बैठे हैं। पारिवारिक जिम्मेदारी और संघर्ष, ये मुख्य थीम था। इनका अपना एक अनुभव है, अपना इन्होंने अपने केस स्टडी के आधार पर बहुत सी बातें कही। शंकर की चर्चा की, मिर्जापुर की केस स्टडी की चर्चा की और अंत में इनका भी यही सार रहा कि महिला और पुरुष दोनों एक ही गाड़ी के दो पहलू हैं और बिना एक दूसरे की भावनाओं को समझे कोई गाड़ी आगे नहीं चल सकती। अभी शोध छात्राएं आई थी जिनमें पहले जागृति जायसवाल, भारतीय समाज में कामकाजी महिलाओं की स्थिति पर उन्होंने वर्तमान समय के अधिकतर उदाहरणों के द्वारा अपनी बात को रखा। डॉक्टर स्मिता श्रीवास्तव ने कामकाजी महिलाओं में बीमारियों पर विस्तृत चर्चा की। डिप्रेशन, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज, ये क्या थी? बीमार तो कोई भी हो सकता है, कामकाजी पुरुष भी हो सकता है, वो महिला की दीपशिखा सिंह, महिलाओं के समक्ष मुख्य चुनौतियां। और अंत में डॉक्टर पूजा तिवारी ने भारतीय महिलाओं के संविधान के अनुसार विभिन्न अनुच्छेदों का प्रयोग करके अपनी बात को रखा। लगभग 1.5 घंटे में ये अधिकतर ऐसे लगभग सभी पहलुओं को यहाँ पे समाहित कर लिया गया सेमिनार में। अगर उनका हम लोग एक दो पॉइंट भी बीइंग अ मैन, मैं अब पर्सनल कह रहा हूँ, स्वयं कह रहा हूँ, बीइंग अ मैन अगर हम उन पे ध्यान दे ले तो महिलाओं की समस्या खुद नहीं है। महिलाओं की समस्या हमसे ज्यादा है, हमसे मीन्स बीइंग अ मैन। और जबकि सत्य ये है जो मैं समझ पाया हूँ, आई एम 42-43 ईयर्स ओल्ड, कि दोनों रियली ऑलवेज नीडिंग टू ईच अदर। कोई भी एक दूसरे के बिना उस तरह नहीं रह सकता। तो हमको सिर्फ पूरा सम्मान की, महिला को एज अ मैन हमको सम्मान देना है, उसके काम को एप्रिसिएट करना है, पूरी मेहनत से वो करेगी। तो इन सब बातों के साथ मैं अपनी बात को प्रणाम देता हूँ। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही संक्षेप में पूरे सत्र का सारांश प्रस्तुत किया। हम आपके रेडी हैं और अब मैं हमारे सत्र के गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर डॉक्टर ब्रह्मदेव सर को पूरे आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ, वे आए और अपने वक्तव्य से हम सभी को अभिषेचित करें। इस 2 दिवसीय समारोह में उपस्थित इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मुरलीधर गुप्ता जी, डॉक्टर यादवीर सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र नवलखा जी, कार्यक्रम का संचालन कर रही डॉक्टर वर्षा रानी जी, राजकीय पीजी कॉलेज से यहाँ पधारी हुई डॉक्टर सतीश सिंह जी और अन्य जो यहाँ विदुषी हैं, विद्वान साथी। बहुत अच्छा विषय है। मैं बहुत देर से आप लोगों की बात सुन रहा था। मैं बोलने के लिए यहाँ नहीं आया था, मैं
एक बात मेरे मन में आ रही थी, महिलाओं का शोषण हर धर्म में, हर युग में हुआ है। अभी जो डॉक्टर गर्ग जी कह रहे थे कि भारत का जो इतिहास है 1000 से लेकर के मैंने अब तक यह सारे लगता था कि जैसे भारत में जो स्त्रियों की स्थिति है, बदतर स्थिति, उसके लिए यही काल जिम्मेदार है। अक्सर करके लोग कहते हैं यत्र नारेषु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मनु स्मृति की इस लाइन की, इसको तो जरूर छोड़ते हैं, खूब प्रचार करते हैं, लेकिन पीछे वाली लाइन भूल जाते हैं। जहाँ मनु जो है कहते हैं कि स्त्रियों को हर दशा में किसी न किसी के संरक्षण में रहना होगा। और एक बात बता दूं, मुझे थोड़ी बहुत इतिहास में रुचि है। 1000 से लेकर के और 20वीं शताब्दी तक उसमें सबसे बेस्ट पीरियड अगर भारत में नवाचार, नए विचार अगर आए तो वह अंग्रेजों के द्वारा आए। अक्सर करके यहाँ मुझे बड़ा दुख हुआ कि हिंदू कोर्ट पर इस्तीफा देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कभी चर्चा नहीं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जब पश्चिम में महिलाओं को इस तरह से स्थिति नहीं थी या उनको राइट्स नहीं थे, वोट देने के अधिकार या और बहुत से अधिकार थे। आजकल 3 तलाक की भी चर्चा हो रही है, तो उससे पहले उस पर कितना भयंकर विरोध झेलना पड़ा था डॉक्टर अंबेडकर को, ये इसकी चर्चा ही नहीं होती है, जिसने संविधान की इस तरह से महिलाओं को बराबरी का दर्जा लड़ झगड़ करके दिलवाया। यह अगर आप 1000 से लेकर के 18वीं 20वीं शताब्दी तक चलिए, या मुस्लिम का मुगल पीरियड, उसमें 1857 तक कभी भी किसी भी मुस्लिम रूलर ने यहाँ की व्यवस्था को छेड़छाड़ या भंग करने की कोशिश नहीं की। महिलाओं की जो स्थिति थी उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। सती प्रथा के बारे में चर्चा होती है, अक्सर करके उसके बारे में सोचा ही नहीं था। मैं यहाँ खड़ा हूँ एक बात करने के लिए, यहाँ गुप्ता जी हैं, आप लोग हैं, मेरे मन में जो बात आ रही है मैं आप लोगों के सामने कर दे रहा हूँ। ये अक्सर करके महिलाओं की जब बारे में बात होती है तो हम समाज का, जिसकी चर्चा डॉक्टर हिरण्य चतुर्वेदी जी कर रहे थे, समाज के जो एकदम सोशली बाइकाटेड हैं उसकी चर्चा ही नहीं होती। जब स्त्री की बात होती है तो स्त्री की बात में एक प्रकार से जो अनटेड महिलाएं हैं, जो एक प्रकार से आज भी सिर पर मैला ढोने की लिए एक प्रकार से मजबूर हैं, कभी उनकी चर्चा कभी नहीं होती है। स्त्री की तो बात होती है समग्र रूप से, लेकिन विद ए स्पेशल डिफरेंस टू दो वीमेन हु हैव बीन सोशली बाइकाटेड, मार्जिनलाइज्ड एंड एक्सप्लॉइटेड, उनकी चर्चा अक्सर करके कम होती है। कभी चर्चा किया है, एक प्रकार से मानवीय त्रासदी है कि भारत के आजाद होने के बाद भी इतने दिन के बाद आज वो एक प्रकार से महिलाएं माने वो जो सिर पर लेकर के चलती हैं, अक्सर करके सरकार के द्वारा तो प्रतिबंध है, लेकिन ढके छुपे एक प्रकार से व्यवस्था चलती रहती है कि वो दाल नहीं खाती, क्योंकि दाल खाने पर उनको याद आ जाता है उसी स्थिति है। और मैं ये कहूंगा कि अगर महिलाओं को एक प्रकार से अपनी स्थिति में सुधार लाना है तो महिला को खड़ा होना। अगर कोई पुरुष, चाहे उसका पति ही क्यों ना हो, अगर किसी महिला को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, रूप रंग के नाम पर, बूढ़ी होने के नाम पर, गरीब होने के नाम पर अगर उसको अपमानित करता है तो महिला को खड़ी हो जाना चाहिए कि मैं, तुम भले हमारे पति हो लेकिन तुमको किसी भी महिला का अपमान करने नहीं दूंगी। लेकिन अक्सर करके होता है कि महिलाएं देखती रहती हैं कि हमसे क्या मतलब, हमको तो इज्जत दे रहा है हमारा ही पति, लेकिन दूसरे को एक प्रकार से अपमानित कर रहा है। अंग्रेजी का एक शब्द है मॉड गैलेंट। गैलेंट का मतलब होता है ए पर्सन हु पेज रिस्पेक्ट टू लेडी विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। गैलेंट वो है जो महिला की आर्थिक स्थिति, रूप रंग अथवा यौवन, सामाजिक स्थिति किसी भी प्रकार के बिना देखे अगर उसको सिर्फ महिला होने के कारण इज्जत दे रहा है तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी बात होगी, तभी एक स्वस्थ समाज का जन्म होगा। डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि किसी भी समाज का, किसी भी देश का स्थिति, हम एक प्रकार से महिलाओं के बारे में अगर जैसी स्थिति है, अगर एक प्रकार से स्वस्थ समाज तभी होगा तो महिला एक प्रकार से उसकी इज्जत होगी। फिर स्वामी विवेकानंद जब 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व हिंदू सम्मेलन, धर्म सम्मेलन में गए थे तो उन्होंने कहा, यहाँ
के लोगों को लेटर लिखा कि यहाँ कोई अमेरिका इज ए पैराडाइज फॉर वीमेन। अमेरिका एक प्रकार से महिलाओं के भाग ले सकते हैं किसी भी प्रकार का, एक प्रकार से कहीं भी समाज में हर तरफ से उनके बराबरी के अधिकार हैं। इतने दिन के बाद, लगभग 200 बरस के बाद, क्या भारत इस 100-150 बरस के बाद, 120-25 बरस के बाद भारत में हम ऐसी आजादी की कल्पना, महिलाओं की आजादी की कल्पना कर सकते हैं कि जहां महिलाएं एक प्रकार से बिना किसी डर है कि हर जगह जा सके, हर प्रकार से एक प्रकार से भाग ले सके। यह नारा कभी कभी दिया जाता है कि ये महिलाओं का जो स्वतंत्रता आजादी की बात है, यह एक प्रकार से शहरी महिलाओं की का नारा है। जो गरीब, पिछड़े वर्ग, निम्न जाति की जो महिलाएं थी तो पहले ही बाहर आती थी, आज भी लकड़ी काट रही हैं, आज भी कंडे बना रही हैं, सब एक प्रकार से खेत में काम कर रही हैं। सिर्फ उनकी स्थिति, मैंने सिर्फ थोड़े से अगर मुट्ठी भर की महिलाएं अगर नौकरी कर लेंगी, मुझे तो दुख है कि वर्किंग प्लेस का क्या मतलब, तमाम महिलाएं, लड़कियां जाती हैं दूसरे के घर में बर्तन धोने, घर का काम करने के लिए, वहां उनके साथ तमाम घटनाएं होती हैं जो एक प्रकार से अंडर रिपोर्टेड है। एक निर्भया कांड को लेकर के भले चर्चा हो, देश में बवाल हो, इतना बड़ा कांड हुआ, फांसी दे दी गई। हरियाणा में एक दलित महिला या दलित लड़की का सिर्फ इसलिए उसके साथ में विचार हुआ क्योंकि अहंकारी पुरुष समाज ने या दूसरे जात के लोगों ने कहा कि इस दलित जात की महिला इतनी हिम्मत, तो पढ़ने जाओगे, तुम यहाँ शिक्षा प्राप्त करने जाओगी, तो मेरे समझ से महिलाओं को इसके लिए आगे आना होगा। राजकीय महाविद्यालय, मुझे बड़ी खुशी है कि जिसको कभी अवसर नहीं मिला, अक्सर करके राजकीय महाविद्यालय में छात्राओं की संख्या ज्यादा होती है और छात्राओं के भरोसे महाविद्यालय चल रहे हैं। तो एक चीज ये हुई। दूसरी चीज, मुझे बड़ा दुख होता है कि आजकल के समाज में जैसे दहेज की तो चर्चा होती ही है, लेकिन धन एक जगह इकट्ठा हो रहा है। अगर एक लड़का शादी कर रहा है ऐसी लड़की से जो नौकरी करती हो, तो समस्या है कि धन तो इकट्ठा हो गया। अगर एक नारी चाहे पुरुष काम करे और एक मैंने भले दूसरा काम करे तो कम से कम घर खिला से ही पैदा हुआ हो, और अगर नारी को सम्मान न दे तो निश्चित रूप से उससे बड़ा दुख कौन हो सकता है। लेकिन ये एक प्रकार से हमारे है पुरुष की, तो पुरुष को एक प्रकार से अपने आप अंदर सुधार करना ही होगा। दूसरी बात कि मुझे याद है कि भारत में सबसे पहले अगर अंग्रेजों से पहले आए तो पुर्तगाली आए। अब गोवा पर उन्होंने कब्जा किया था। एक प्रश्न कभी होता है कि जब फ्रेंच आए, डेनमार्क के लोग आए किया और महिलाएं एक प्रकार से जब कमजोर थी तो निश्चित रूप से वो मैंने उनके जो बच्चे पैदा हुए वो प्रकार से शक्तिशाली रह गए और यही कारण रहा कि पुर्तगाली भारत पर कब्जा नहीं कर सके। और एक चीज बताएं, चाहे महिला उच्च वर्ग की हो चाहे निम्न वर्ग की हो, उसके साथ हमेशा अत्याचार ही होता रहा। मुगल पीरियड में मुगल शाहजहादियों की शादी मना कर दिया अकबर ने, उनकी शादी ही नहीं होती थी। मुगल शाहजहादियों की शादी अकबर ने रोक दिया। अकबर ने कहा मैं मर्दों की नजर से एक प्रकार से पर्दे के पीछे महिलाएं रखी जाती थी। बाद में उनका ये कहना था कि जब शादी हो जाती लड़कियों की शादी किसी दूसरे से नहीं किया। बाद में इस परंपरा को औरंगजेब ने तोड़ा। इस परंपरा को औरंगजेब ने तोड़ा। मुझे तो कभी कभी मैं अंग्रेजी याद करके कौन ऐसा शासक था विदेशी होते हुए भी उसने चाइल्ड मैरिज बंद किया, विडो रीमैरिज को अलाउ किया, सती प्रथा को लागू किया है कोई? कभी मुगलों ने सोचा था, कभी तुर्कों ने सोचा था, कभी मुगलों ने सोचा। जौहर में रानी पद्मिनी की चर्चा होती है कि वो एक प्रकार से जल भर के गई, लेकिन एक बात बता दूं कि रानियां ही सती नहीं होती थी, रानियां ही आग में नहीं कूदती थी। उनके साथ तमाम नौकरानी जो महिलाएं थी वो भी कूद पड़ती थी, लेकिन उसकी कभी इतिहास में चर्चा नहीं हुई। यह कभी चर्चा नहीं हुई। राजस्थान की मैं एक बात कहता हूँ, मैं बहुत देर मैं जानता हूँ आप लोग का समय है। राजस्थान की ये आ रही है, वही कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, उसका अर्थ भी बताऊंगा। शुद्ध मर्यो वक्तर कहीं, शुद्ध मर्यो वक्तर जैसे राजेश कुमार गर्ग सर ने आरंभ में बिल्कुल क्षमा पास किया था, पूरी बात एक गाना नशालक की तरह रखी थी, कुछ लंबा था उनका, लेकिन सर आपने उस चीज को संक्षिप्त रूप में ही बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ प्रस्तुत किया। और जो बात वास्तव में
निकल के आनी चाहिए थी, वो सारी बातें निकल करके आई हैं। कल की चर्चा भी बाकी है। अब मैं हमारे जो मंचासीन चेयरपर्सन और को चेयरपर्सन हैं, उनके सम्मान के लिए प्राचार्य महोदय से और हमारे आयोजन सचिव महोदय से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर जे.के. नौलखा सर को स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका सम्मान करें। अब मैं हमारे को चेयरपर्सन डॉक्टर अभिलाष यादव सर के सम्मान के लिए प्राचार्य जी से अनुरोध करूंगी कि महाविद्यालय परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर माल्यार्पण कर उनका सम्मान करें। द्वितीय सत्र में हमारे ब्रह्मदेव सर का माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान और अब मैं हमारे आयोजन सचिव महोदय को आमंत्रित करती हूँ। अब मैं डॉक्टर अवधेश कुमार जी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ कि वे हमारे टेक्निकल सेशन जो आज का प्रथम और द्वितीय सत्र था उसका समापन हो चुका है। धन्यवाद ज्ञापित फिलहाल एक ठीक है, इससे बेटर है। अभी ये मोड में डाल दे रहा है ना, मोड में बढ़िया आएगा। इस तकनीकी सब चलाने में पूरा हमारा सहयोग प्रदान किया। पूरा महाविद्यालय परिवार आपके प्रति आभार प्रकट करता है। तकनीकी सत्र की अध्यक्षता करने के लिए डॉक्टर जे.के. नौलखा सर ने अपना अमूल्य समय प्रदान किया। आपके सहयोग से हम सभी उत्साहित हैं, गौरवान्वित हैं और आपने सारी बातों को समराइज करते हुए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जब भी हमें बात करनी होगी तो एक समानता की बात करनी होगी, तभी समस्या का समाधान निकलेगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सारी समस्याओं के समाधान का यही एक विकल्प है। डॉक्टर ब्रह्मदेव सर ने जो बात उठाई कि बहुत सारी महिलाओं का जो इतिहास है वो लिखा नहीं गया है और इतिहास लेखन में एक नई परंपरा विकसित हो रही है, काफी विकसित हो चुकी है, उपाश्रयी लेखन। उपाश्रयी लेखन ये कहता है कि जैसे एक चिड़िया के शिकार का इतिहास लिखना हो तो अभी तक जो इतिहास लिखा गया है उस शिकारी के द्वारा इतिहास लिखा गया है, चिड़िया के द्वारा इतिहास नहीं लिखा गया। और वही स्थिति इतिहास लेखन में है कि जो भी इतिहास लिखा गया है उसमें महिलाओं को जो स्थान मिलना चाहिए था वह स्थान नहीं प्राप्त हो पाया और समाज का जो निचला हिस्सा था उसमें विशेषकर जो महिलाओं की भूमिका थी इतिहास में, जो उनका योगदान है वो तो लगभग जो है शून्य है। उस पर चर्चा नहीं होती, उस पर विचार नहीं होता और वो बड़ा महत्वपूर्ण है। हालांकि अब इधर लगभग 10-20 वर्षों से जो इतिहास लेखन की परंपरा विकसित हुई है उसमें इस बात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो डॉक्टर ब्रह्मदेव सर के प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने एक नया विचार जो छूट रहा था, जो महिलाओं के बारे में, ऐसी महिलाएं जिनके बारे में कहीं कोई विवरण नहीं मिलता है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो योगदान है, उस पर जो हम चर्चा नहीं करते, हम जो चर्चा करते हैं वो प्रायः समाज के ऊंचे दर्जे की जो महिलाएं हैं, जो कामकाजी हैं, सिर्फ उनकी बात करते हैं। जो समाज के निचले दर्जे की कामकाजी महिलाएं हैं उनके श्रम को, उनके योगदान को हम बहुत कम करके आते हैं और उस पर चर्चा नहीं हो पाती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। इसके लिए उनके महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। अन्य महाविद्यालयों से पधारे हुए आमंत्रित व्याख्यान के लिए जिन
विदुषियों ने, विद्वानों ने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया, उनके प्रति हार्दिक आभार। डॉक्टर नलिनी सिंह जी मैम उपस्थित हैं, बहुत अच्छा शोध पत्र था, हम सभी के विचार से लाभान्वित हुए। नेहरू ग्राम भारती से पधारे हुए शोध छात्राओं ने अपना जो शोध पत्र प्रस्तुत किया, निश्चित रूप से उससे आगे चल करके लाभ प्राप्त होगा। कामकाजी महिलाओं के लिए जो नीति निर्माण होगा उसमें उनके विचारों को सम्मिलित किया जाएगा। इस आशा के साथ उनके प्रति हार्दिक धन्यवाद, सभी लोगों के प्रति हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। बढ़िए भैया। बैनर सहित आगे देखो। हाथ नीचे। सब लोग आ रहे हैं। बैनर आया। सभी सम्मानित जनों को समेत सर में नमस्ते। और आज के इस सेमिनार में मैं अपनी बात को पर अपनी बात रखने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ, जिसके लिए मैं कुछ घटनाओं का जिक्र अपने टॉपिक पर आने से पहले करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले एक कलकत्ता हाई कोर्ट का निर्णय आया। उस निर्णय में एक कामकाजी महिला ने हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की कि मुझे संतानोत्पत्ति प्राप्त करनी है। क्षेत्र के अधिकारी ने उनको निर्देश दिए कि वह के यथासंभव शीघ्र अपने निकटस्थ स्थान पर स्थानांतरण किया जाए। तो यहीं से जो हमारा टॉपिक है और इतिहास में से लेकर करके आजकल की जो कामकाजी या ढेर सारे वर्किंग मूवमेंट्स इत्यादि की अवधारणाएं विकसित हुई हैं, इन सबको मैं इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा और नेचर के इतिहास में ले चलता हूँ कि पुरुष और स्त्री, इसके लिए एक वर्ड अंग्रेजी में प्रयोग किया जाता है जिसको बोलते हैं सेक्स। सेक्स का सामान्य तौर से मतलब होता है सेक्शन, अर्थात विभाजन करना। तो ये विभाजन इससे कैसे रिलेटेड है? तो बायोलॉजी में ऐसा माना जाता है वो श्रम विभाजन है। श्रम विभाजन इसलिए है कि पहले शुरू में जब जीवों की उत्पत्ति हुई है तो वहां पर एक ही सेल एक इंस्टिट्यूट रिप्रोडक्शन के द्वारा रिप्रोड्यूस जब करता है तो लगातार रिप्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ त्रुटियां आने लगती है। उन त्रुटियों के कारण जो गुणित अवस्था हुई, यानी एक क्रोमोसोम पेयर्ड में हुआ, जीन हर एक जीन जो है सिंगल ना रह करके डबल हो गया। और डबल होने के बाद फिर डिप्लॉयड में भी वही माइटोसिस के द्वारा जब प्रक्रिया समसूत्री विभाजन के द्वारा होती रही तो वहां पर भी इरर्स मैग्निफिकेशन के द्वारा अस्तित्व का संकट उत्पन्न हुआ है। असील बनता है और दूसरा स्थिर बनता है। तो स्थिर जो बनता है उसको मादा के रूप में अभिहित कर दिया जाता है और जो मोटाइल बनता है उसको नर के रूप में अभिहित कर दिया जाता है और जिसको हम लोग अंडाणु या स्पर्म के रूप में, शुक्राणु के रूप में भी जानते हैं और वहीं से जीवन की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे नर का स्वाभाविक जो उत्पत्ति है वह एक गतिशील प्राणी के रूप में होती है और जो मादा है उसकी उत्पत्ति थोड़ा सा स्थिर प्राणी के रूप में होती है। अब हम उससे और आगे जब बढ़ते हैं तो ह्यूमन बीइंग अर्थात मानव में वही प्रक्रिया सामाजिक परिवेश में भी आती है और सामाजिक परिवेश में ऐतिहासिक कारणों से जो विकास की प्रक्रिया चलती है उस प्रक्रिया के दौरान एक स्थिर कार्य करने वाली इंडिविजुअल विकसित होती है जिसको हम लोग स्त्री के रूप में अभिहित कर देते हैं और जो ज्यादा गतिशील होता है उसको हम लोग पुरुष के रूप में अभिहित कर देते हैं। जो पुरुष है
उसमें चूंकि गतिशीलता या आक्रामकता जंगली जीवन के बारे में परिकल्पना करें मानव की प्रारंभिक जीवन की, तो वहां पे गतिशीलता या शिकार अन्य की जो प्रवृत्तियां हैं वो प्रवृत्तियां उसमें एक हार्मोन जिसको एंड्रोजेंस एक ग्रुप है उसके रूप में विकसित कर देती हैं, और दूसरा जिसमें एस्ट्रोजेंस ज्यादा अधिक हो जाता है वो स्त्री के रूप में विकसित होती है। अब उस गतिशीलता को मैं थोड़ा सा आज की गतिशीलता से जोड़ता हूं। अब उन हार्मोन्स के प्रभाव में पुरुषों में नैसर्गिक रूप से आक्रामकता है और जो स्त्रियां हैं उसमें करुण भाव या वात्सल्य जो भी आप कहना चाहें वो उपस्थित है। और उस करुण भाव के कारण टॉपिक शुरू होता है। और उस टॉपिक ये है कि जैसे जैसे जितनी ज्यादा गतिशीलता बढ़ती है उतनी ही ज्यादा आक्रामकता आती है, स्ट्रेस होता है, अलग अलग तरीके से एनवायरनमेंट से उसका सामना होता है। और वो एनवायरनमेंट आप वर्किंग मूवमेंट के रूप में अगर देखना चाहते हैं तो उसके जर्नी की स्ट्रेस भी हो सकती है, उसके कार्यस्थल की स्ट्रेस भी हो सकती है, और उसके पेरेंटल केयर की स्ट्रेस भी हो सकती है नहीं है। तो इस संदर्भ में अगर हम देखें तो धीरे धीरे करके जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का बैलेंस है वो धीरे धीरे बिगड़ जाता है और उनके स्वभाव में स्वाभाविक रूप से आक्रामकता आ जाती है। तो स्वाभाविक रूप से आक्रामकता आ जाने के कारण अगर दोनों वर्किंग वुमेन भी अलग अलग तरीके की हैं, वर्किंग वुमेन जैसे कि हम लोग सुबह डिस्कस कर रहे थे आपस में, तो उसका एक सामान्य तौर से जो इसके संदर्भ में अर्थ निकलता है वो अर्थ ये है कि जो महिला या पुरुष भी साथ में अगर ले लें कि जो महिला या पुरुष वेतन प्राप्त करती है और घर से निकलती है, अगर उससे कुछ आर्थिक लाभ होता है तो वो कामकाजी है हमारे मानसिक संदर्भ में, और अगर वो आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं करता है घर से निकलती नहीं है तो वो कामकाजी नहीं है। अब ये जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके भी विभिन्न वर्ग बन जाते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो श्रम साध्य काम ज्यादा करती हैं तो उनको हम सामान्य तौर से लेबर है। उस क्षेत्र में जितने ही ज्यादा मोबिलिटी है उतना ही ज्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि आप फिर भी उस मोबिलिटी के कारण उनके जो जीवनों के जो रोल है वो कभी कभी एक दूसरे में मिक्स कर देते हैं या एक दूसरे से वो सेपरेट नहीं कर पाती, उनमें कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो जब कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगा तो स्ट्रेस अवश्य आएगी, और स्ट्रेस आएगी तो स्ट्रेस आपके शरीर में समझ वो स्वस्थ न रह पाने के कारण उनका जो पारिवारिक जीवन है और प्लस उनकी जो पेरेंटिंग है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाती है, और उसका प्रभाव दूसरा मैं जिक्र करना चाहूंगा ऐसी कामकाजी महिलाओं के लिए कि चूंकि वो ज्यादा समय ट्रेवलिंग या अन्य क्षेत्रों में बिताती हैं और घर से बाहर बिताती हैं तो उनका बच्चों के साथ जो कंटेक्ट पीरियड है वह पर्याप्त नहीं रह जाता है। तो उस पर्याप्त न रह जाने के कारण जो बच्चे के साथ उनका इमोशनल लगाव होना चाहिए वो लगाव नहीं रह जाता है, तो बच्चे में एक एकाकीपन सा डेवलप होने लगता है और वो इंडिपेंडेंसी की तरफ जाता है, और जहाँ पे इंडिपेंडेंस होती है वहाँ एक दूसरे से लगाव नहीं महसूस करता और आगे इंडिपेंडेंसी एक आक्रामकता के रूप में सामने आती है। दूसरी तरफ मैं बात करूं जो लेबर क्लास की महिलाएं हैं उनमें भी उनकी समस्या क्या है? उनकी समस्या ये है कि वो बहुत दूर तो सामान्य तौर से नहीं जाती हैं, अगर जाती भी है तो अपने जो परिवार है उसके साथ ही जाती हैं, तो वहां पर कार्य तो अधिक होता है लेकिन कुपोषण की समस्याएं ज्यादा होती हैं। तो कुपोषण के कारण से उनके वर्कलोड ज्यादा होते हैं, तो उस स्थिति में उनकी दो स्थितियां हैं, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस भी है और सामान्य तौर से जिसको तनाव कहते हैं, चिंताएं कहते हैं, वो तो साथ साथ चलती है। और साथ ही साथ जो उनके बच्चे होते हैं चूंकि उनका जीवन स्तर उतना ज्यादा सबल नहीं है, आर्थिक रूप से उतनी ज्यादा संपन्न नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उन आवश्यकताओं की पूर्ति वो नहीं कर पाती हैं, और उन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाने के कारण उनमें मुख्य तौर से कुपोषण की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और कुपोषण के साथ साथ जो उनके बच्चे हैं वो चूंकि वहां पर भी लोनलीनेस है या जो उनके तंत्र है वो लगातार वातावरण के साथ अपने इम्यून सिस्टम को एडजस्ट नहीं कर पाता है, पोषण भी ठीक से नहीं है, तो वो बीमारियों से ग्रस्त होकर या तो अल्पायु में मर जाते हैं, और या फिर वो एक चिड़चिड़े अन्य स्वभाव के कारण उन अभाव की पूर्ति करने के लिए आक्रामकता की तरफ बढ़ते हैं। और आक्रामकता वही समाज में एक अनियमितता के रूप में या ढेर सारी अनियमितताओं के रूप में जिसमें चोरी और इत्यादि सब चीजें आती हैं उसके रूप में सामने आता है।
अब ये सब समस्याओं को अगर देखें, एक चीज और भी है जो बार बार सामने आती है हमारे पुरुषों के साथ भी और मेरे साथ भी, कि जैसा कि कहा जाता है कि भाई अगर वर्किंग वुमेन्स में डिफरेंट टाइप की है, जैसे वुमेन्स हैं जो शादीशुदा हैं लेकिन एक दूसरे से दूर हैं, तो अगर एक दूसरे से दूर हैं तो वहां पर भी एक जो सामान्य हिंदी की भाषा में कहें विरह के कारण जो स्ट्रेस या तनाव आते हैं वो चिड़चिड़ापन, और दूसरे ये है कि अलग अलग स्थानों में रहने के कारण उनको पुरुषों और जो महिला या माता है उसके पूरे उत्तरदायित्व तो एक साथ सामने आ जाते हैं। तो उसके कारण भी वो मोबिलिटी फ्रीक्वेंसी में थोड़ी दूर में ही होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी में ज्यादा हो जाती है, तो अगर उसको जोड़ेंगे तो मोबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वहां पे टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है और आक्रामकता अपने आप आती है, और वो उनके बच्चों के दिमाग में और उनके जो विकास है उसमें आगे चल करके एक एबनॉर्मलिटी उत्पन्न करती है, और वो एबनॉर्मलिटी जो लगाव है बच्चों के प्रति वो नहीं हो पाता। एक चीज और, एक शब्द ज्यादातर यूज किया जाता है, वो शब्द है क्वालिटी टाइम। आज बहुत ज्यादा फेमस है क्वालिटी टाइम, तो इस पर मैं थोड़ा सा बात अपनी रखना चाहूंगा कि क्वालिटी टाइम, जैसे कोई महिला अगर सुबह 7 बजे चलती है अपने वर्क प्लेस के लिए और वो शाम को साथियों में, अब हमारे सामने बैठी हुई जो महिलाएं हैं उनके मन में आ रहा होगा कि इनका तो संकेत वही है कि महिलाएं नौकरी ना करें, तो मेरा ऐसा संकेत नहीं है। मेरा संकेत क्यों लेता है उस समाधान का कि भाई क्वालिटी टाइम को आपको बढ़ाना है तो मोबिलिटी को कम कर दीजिए। आप मोबिलिटी कम करेंगे दैट मींस कि आपके वर्क स्थल के पास में नहीं है तो मोबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, आपकी थकान कम होगी, चिड़चिड़ापन कम होगा, तो बच्चों के साथ या पति के साथ या अन्य सदस्यों के साथ आपकी जो क्वालिटी टाइम है उसका स्पैन भी बढ़ेगा और क्वालिटी टाइम भी बढ़ेगा। दूसरा ये है कि जो ढेर सारी सर्विसेज हैं जहाँ पे मोबिलिटी बहुत ज्यादा है, ये जरूरी नहीं है कि हम हर एक काम को ही करें, सभी में शक्ति है, चाहे वो महिला हो पुरुष में, हर एक कार्य हर एक व्यक्ति करने के लिए सक्षम है। तो हम ऐसे पेशे का चुनाव करें जहाँ पे हमें स्ट्रेस कम हो, क्योंकि आगे चल करके जो पेरेंटिंग है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी परिवार है या समाज है उसके लिए वही जो बच्चे आज के हमारे आपके आगे बढ़ेंगे, तो अगर उनमें चिड़चिड़ापन रहेगा तो वही समाज चिड़चिड़ापन लाएगा और उसमें बिखराव की स्थितियां, अनियमितताएं अपने आप उत्पन्न होती चली जाएंगी और उसको आप रोक नहीं सकते हैं। तो आप विशेष तौर से जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको अपनी मोबिलिटी को थोड़ा सा कम करना चाहिए, और उस कम करने के साथ साथ में उनका स्ट्रेस कम होगा, चिड़चिड़ापन। धन्यवाद सर। इस बात के लिए अलग से ताली सर। जो जैविक संरचना में स्त्री और पुरुष में भेद है उसे भी स्पष्ट करने का स्पष्ट किया, और ताकि हमारे जो सहयोगी बैठे हैं वो इसको थोड़ा सा ध्यान दे कि ये स्त्री और पुरुष का भेद समाज ने नहीं बनाया, ये जैविक संरचना में पहले से है, इसलिए थोड़ा सा उसको ध्यान दे। धन्यवाद। बड़ी बात है, कभी बताया नहीं, सेमिनार के माध्यम से सुझाव। बड़ी परीक्षा है हमारे यहाँ, तो मैं अपनी बात को बहुत ही साधारण तरीके से संक्षेप में रखना चाहूंगी। मेरा विषय था, हालांकि मुझे बोलना था, मेरा इनवाइटेड लेक्चर था, मैं वो समय नहीं दे पाऊंगी, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। मेरा विषय था पितृसत्तात्मक समाज में कामकाजी महिलाओं की स्थिति। तो सबसे पहले हम पितृसत्तात्मक समाज को ही समझ ले, ये शब्द आया कहां से और इसके मायने क्या है। पितृसत्तात्मक समाज ने सबसे पहले ही घोषित कर दिया, पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातंत्रम अर्हति। स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, ये हमारी पितृसत्ता का दम्भ था। पिता कुमारावस्था में देख संरक्षण करता है, विवाह के बाद पति आता है, और जब वृद्धावस्था आ जाती है तब भी स्त्री स्वतंत्र नहीं है। इतने के बावजूद उसका पुत्र उस पर अपना पूरा नियंत्रण रखता है। यह एक तरह की सामाजिक विचारधारा है, इसका और कोई कारण नहीं है। यह मानसिकता बनी हुई है कि हमें नहीं
छोड़ना है, हमारा ये दम है, जब भी चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, बेटी हो, उसे हमारे नियंत्रण में ही रहना है। स्त्री और इसी विचारधारा ने शायद स्त्री को दोयम दर्जे में ला पड़ा है। अगर हम इन कारणों पर निगाह डालें तो उसके 2-3 कारण ऐसे जिन्होंने, जैसे गर्भावस्था के फिर ऐसा नहीं जहां महिला की उपस्थिति ना हो, लेकिन वहां भी उसकी स्थिति दोयम दर्जे की ही रहती है। हम आपकी वर्किंग है, इसका अनुभव हमें आपको बहुत अच्छे से है। तो मैं सीधे आती हूँ अपने उन सुझावों की तरफ जो मेरे विचार में थे कि किन कारणों से हम इनको सुधार सकते हैं या एक उपयोगी सलूशन समाज को दे सकते हैं। तो स्त्री के सामने चुनौतियां जो हैं उसमें प्रमुख है एक तो सबसे बड़ी चुनौती है समान वेतन का अधिकार। समान वेतन पाते हैं, ये हमारे भी जिस क्षेत्र में हम लोग हैं वहां भी समान काम करती हैं, समान वेतन पाती हैं, तो समान काम क्यों नहीं करती? ये एक बड़ी समस्या है। जैसे अभी हमारे विद्वान साथी ने कहा कि उन्हें छूट दे दी जाए, तो क्या हमारे साथ के लोग बैठे हैं, किसी को कोई एतराज नहीं होगा? तालियां बजाना और है, फैक्ट यही जी। और दूसरा, बच्चों की जिम्मेदारी। महिला नौकरी भी करती है, सास ससुर पति नाते रिश्तेदार सबको संभालती है, उसके बाद बच्चे की जिम्मेदारी। बच्चा सही लाइन पे जा रहा है तब तो पिता की वाह है, अगर उसकी आदतें संगत गलत हो गई तो सारा दोष स्त्री और ताना कि किसने कहा था नौकरी करने को, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम देखो। ये चुनौती हर स्त्री के सामने है। अगली चुनौती है स्वयं के लिए स्पेस की कमी। स्त्री के पास अपना कोई स्पेस नहीं, वो स्वतंत्र नहीं है कि वो अपनी बात, अपना मनचाहा कोई कार्य कर ले। जैसे किसी को पिक्चर देखने का शौक है, किसी को बाहर जाके आउटिंग का शौक है, खाने का शौक है, तो वो नहीं कर सकती। अगर करती भी है, माना हम आप वर्किंग है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है, फिर भी कहा जाता है ये फिजूल खर्ची है, समय की बर्बादी है। और उस दूसरे पक्ष पर इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होता, उसके पास सारे ऑप्शन खुले हुए होते हैं। अगला है प्रजनन क्षमता की कमी। ये आज की महिलाओं की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि महिलाएं अपना कैरियर बनाने में लगी रहती हैं और जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाती तब तक विवाह की नहीं सोचती, और उसके बाद प्रजनन की तो बात सेकेंडरी हो जाती है। जब लेट आवर्स में शादियां होती हैं तो उसमें परेशानियां आती हैं, दिक्कत आती हैं, ये बायोलॉजिकल कारण है। और मेरी अगली चुनौती है लैंगिक उत्पीड़न। इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आज हमारा समाज कहाँ किस दिशा की ओर जा रहा है, इससे हम आप सभी परिचित हैं। और मैं केवल एक ही घटना का जिक्र करूंगी, निर्भया का जो 2012 का केस था। वो कौन सी मानसिकता है, मेरा सीधे सीधे सटायर है पितृ सत्ता पर कि वो क्यों नहीं इसको होने दे रही है। बार बार तारीख, बार बार तारीख, बार बार रिपीटेशन क्यों? और प्रतिकूल वातावरण अगली चुनौती है। हमारी महिलाओं को अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाता, खास तौर से प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाली जो महिलाएं हैं वो 8 घंटे तक काम करती हैं। माना कि अब उन्हें भी सीसीएल की सुविधा तो नहीं है, लेकिन मातृत्व अवकाश उन्हें भी मिल रहा है, लेकिन अधिकारी चाहता है कि वो पहले की तरह 8 घंटे काम करे, समय से आए और समय से जाए। यहां मेरे विचार से थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए। और जो हमारे साथी ने अभी इंगित किया, एकल मातृत्व, स्त्री को एकल मातृत्व का बोझ भी वहन करना पड़ता है। अगर पति पत्नी नौकरी में है, एक दूसरे महानगर में है और पति दूसरे महानगर में है, ऐसे में पेरेंटिंग तो होती है, बच्चे की देखभाल का जो जिम्मा होता है वो पूरा पूरा माँ के ऊपर रहता है, पिता इससे स्वतंत्र रहता है, मुक्त रहता है। ये तो कुछ मेरी स्त्री
सपोर्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले समस्या का समाधान हो, पुरुष अपनी मानसिकता में थोड़ा सा परिवर्तन लाएं। बहुत की अपेक्षा कभी स्त्री ने नहीं की थी। यज्ञ नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता का जो कंसेप्ट था, अब वो मेरे हिसाब से बदल देना चाहिए। उसने कभी नहीं माना था कि हमें देवी की तरह पूजो। उसे थोड़ा सा स्पेस दीजिए, थोड़ी सी सहायता, थोड़ी सी सद्भावना रखिए। वो अपने आप में समर्थ है, उसमें इतना बल है, आत्मबल है, वो किसी को भी झुका सकती है, कोई भी काम कर सकती है। अच्छा, जो आईटी सेक्टर में महिलाएं हैं उनके लिए क्रैच की सुविधा की जाए, ताकि अगर आप 8 घंटे काम लेंगे, बच्चा माँ के साथ रहेगा, तो वो समय समय पर जाकर बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। तो ये मेरा सुझाव है। और अगला है चारित्रिक दृढ़ता। ये दोनों के लिए आवश्यक है, स्त्री और पुरुष दोनों ही अपने अपने स्तर पर चारित्रिक रूप से दृढ़ रहें। ऐसा ना हो कि अनावश्यक थोड़ा सा लाभ लेने के लिए हम अनावश्यक सुविधाएं दें और पुरुष भी अलर्ट रहें। न जाने हम कब किस केस में फंसाए जा सकते हैं। ये मेरा खुला संकेत है। और अगला है सम्मानजनक वातावरण। महिलाओं को सम्मानजनक वातावरण दिया जाए। अब सम्मानजनक वातावरण में से मेरा मतलब है खुले स्वच्छ हवादार कमरे हो, वॉशरूम की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, और एक कैंटीन। भाई जब हम घर से आए, जल्दी जल्दी भाग कर आ रहे हैं, हमने कुछ भी खाया पिया नहीं है, तो थोड़ा सा कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। और अंत में शिशुओं की देखभाल थोड़ी बहुत पुरुष भी निभाएं जिम्मेदारी अपनी, उसमें महिला का हाथ बटाएं। और यातायात की सुविधा हो, स्त्री की जैविक आवश्यकताओं के अनुसार समय समय पर अवकाश की सुविधा दी जाए, तथा घरों में सहयोग की भावना, सास ससुर देवर नंद, ये जो नाते रिश्तेदार हैं, ये थोड़ा सा सहयोग करें। क्योंकि महिला जो कमाती है उसका उपभोग पति का परिवार करता है, ना कि उसके। स्वाभिमान से जीती हूँ, अंदर रखती खुददारी हूँ। धन्यवाद। प्रारंभ आप अपने महाविद्यालय से करवाइए मैडम। एकदम कैंटीन से लेकर के सारी चीजें सुझाव जो है देश के सबसे बड़े कॉलेज से प्रारंभ करवाइए। ये मेरा सुझाव है। मैंने आपसे पहले कहा कि मेरा सुझाव है, क्योंकि हम आप सभी वर्क प्लेस पर हैं और 2-4 हो रहे हैं समस्याओं से। नहीं, अच्छी सुझाव है, ये सब चीजें होनी चाहिए, खुला वातावरण होना चाहिए। जैसा कि मैडम ने पहले ही कहा था कि उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां चल रही हैं, साथ में उन्हें तुरंत जाना है और अपनी परीक्षा की जो जिम्मेदारी है उसको भी निभाना है। तो हमारी जो औपचारिकता है, मैं प्राचार्य महोदय से अनुरोध करूंगी कि हमारी मैडम का जो हमारी सम्मान की औपचारिकता थी, चूंकि वो अंत में होनी थी सत्र के, स्वागत है। और मैं हमारे प्राचार्य महोदय से अनुरोध करती हूँ कि अपने स्थान को ग्रहण करें। और ऐसे से भी अनुरोध करती हूँ कि सर आप मंच पर स्थान ग्रहण करें और हम अपने सत्र को आगे बढ़ाते हैं। मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर आरती निर्मल को, वे आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। सभागार में उपस्थित आप सभी को मेरा नमस्कार। प्रबुद्ध शिक्षकगण एवं विद्यार्थी, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी इस महाविद्यालय का कि मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। मेरे मन में बहुत सारी स्मृतियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, उनका आवागमन हो रहा है, क्योंकि मैंने अपनी सेवा की शुरुआत इसी महाविद्यालय। ये मूल रूप से विषय है समाज
अर्थशास्त्र का और पॉलिटिकल साइंस का, लेकिन साहित्य समाज को सामने दिखाता है, आईना दिखाता है, रखता है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि साहित्य का इस विषय के साथ कोई सरोकार नहीं होगा। कुछ मेरे जो व्यक्तिगत अनुभव है, पहले मैं बात वहाँ रीडिंग टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, यानी कि मैं सोशियोलॉजी सीधे आयोजकों की तरफ इशारा करके कहते कि अच्छा है, क्योंकि फेमिनिज्म इज नॉट ऑफ द वीमेन, फॉर द वीमेन एंड बाय द वीमेन। स्त्री विमर्श की जब हम शारीरिक रूप से जो असक्षम एक वर्ग है उसके लिए विमर्श हो, या दलितों के लिए विमर्श हो, या वृद्धों के लिए विमर्श हो, कहने का मतलब हमारे समाज में वो कोई भी उसे मुख्य धारा में ले आने के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे विमर्श हो। अब जो 2-3 सवाल सामने उठते हैं, पहले भी इस पर हम और सुप्रिया कई जगहों पर रही है तो बात भी है, कहते मैडम आपको क्या परेशानी है, आपको लगता है कि सक्षम है, सब कुछ आपके पास है, आपको कौन सी पीड़ा है जो आप स्त्रियों के लिए इस तरह की बात करती हैं। बात इसकी नहीं कि व्यक्तिगत पीड़ा है या नहीं, बात ये है कि अगर 2-4-10% लोग भी समाज में ऐसे हैं जिन्हें इसकी जरूरत है, जिन्हें उन्हें अधिकारों से वंचित रखा गया है, तो कम से कम जो लोग तथाकथित रूप से सक्षम हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनके बारे में सोचे और प्रयास करें। एक दूसरी बात जो सामने आती है वो ये है कि कामकाजी कौन है। हमारे विश्वविद्यालय में एक छात्रावास बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है कामकाजी महिला छात्रावास, और मैं जहाँ कहीं मुझे मौका मिलता है, जो भी 1-2 समितियों में रही, मैंने कहा इसे एक नाम दे दीजिए। सारे छात्रावासों के नाम है विश्वविद्यालय में, लेकिन ये एक ऐसा छात्रावास है जिसका कोई नाम नहीं है। कामकाजी महिला छात्रावास बड़ा अजीब लगता है, तो मैं कहती हूँ इसे एक नाम दे दीजिए। लेकिन अब यहाँ से समस्या शुरू होती है। ये जो शब्द है कामकाजी, मुझे नहीं पता कि वर्षा जी के मन में या महाविद्यालय के मन में इसका क्या प्रत्यय था जिसको ध्यान में रखा होगा, क्योंकि इसको अलग अलग तरह से परिभाषित किया जा सकता है। मेरा काम बहुत आसान कर दिया मेरे पूर्व के वक्ताओं ने, क्योंकि किसी ने बायोलॉजिकल, किसी ने बायोकेमिकल पर्सपेक्टिव से बात की, अभी मैडम बोल रही थी तो उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी हैं, मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहती। लेकिन सवाल ये है कि कामकाजी है कौन? कामकाजी क्या वो है जो कि पब्लिक स्फेयर में जाके काम करता है? कामकाजी क्या सिर्फ वो है जो सैलरीड है, जिसे वेतन मिलता है, वो महिलाएं कामकाजी हैं? या हमारा मतलब कामकाज पब्लिक स्फेयर में हो या प्राइवेट स्फेयर में हो, किसी भी स्थान से, किसी भी कैपेसिटी में, किसी भी रूप में यदि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो समाज की बेहतरी में अपनी भूमिका अदा कर रहा है, तो वो एक वर्क फोर्स है। और हर वो व्यक्ति, महिला या पुरुष, जो ये वर्क फोर्स रखता है या देता है, वो हमारे लिए मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स है। तो दूसरी बात तो ये आती है कि वर्क, अगर हम कहते हैं कि वर्किंग वीमेन की बात, तो पहले तो हमें ये स्पष्ट करना होगा कि क्या हम सैलरीड वीमेन की बात कर रहे हैं, क्या हम पब्लिक स्फेयर में काम करने वाली महिलाओं की बात कर रहे हैं, या वो सारी महिलाएं इसमें शामिल हैं जो किसी की आवश्यकता पड़ती है कि अगर वो एजुकेटेड है महिला, अगर वो पब्लिक स्फेयर में जाकर काम कर रही है, अगर वो वेज या सैलरी पा रही है, तो फिर किस तरह की चुनौती है? चुनौती इसलिए है क्योंकि जो फ्रीडम है वो स्केल्ड फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, लेकिन वो क्या है? कंट्रोल्ड लिबर्टी है, कंट्रोल्ड फ्रीडम है। नीर न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख लिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। प्रश्न उठता है कभी कुछ लोग न, देखिए एक और बात ध्यान रखनी है, जब भी मैं स्त्री विमर्श में बात करती हूँ तो बहुत सतर्क रहती हूँ और पहले से बहुत सारे डिस्क्लेमर दे देती हूँ, जैसे कि फेमिनिज्म का मतलब पुरुषों का विरोध करना नहीं है, और हर पुरुष पैट्रियार्क नहीं होता है। ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। हर महिला पीड़ित नहीं है और हर पुरुष पैट्रियार्क नहीं है। ये चीज, इस बात को समझकर जब हम विमर्श करेंगे तभी डायलॉग और संवाद होगा, नहीं तो कई बार बहुत नाराजगी हो जाती, बहुत गुस्सा हो जाता है, लोगों के अंदर आक्रोश नजर आता है।
तो लेकिन जो पेट्रियार्क हैं और उनके इस व्यवहार के कारण जो असमानता उत्पन्न हो रही है, जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उस पर नारी चिंतन या नारी विमर्श बात करता है। अब एक दूसरी बात, असीमित स्वतंत्रता ले लीजिए, उच्छृंखल हो जाइए। स्वतंत्रता और उच्छृंखलता दोनों अलग चीजें हैं। नारी विमर्श कभी भी स्त्रियों के लिए उच्छृंखलता की मांग नहीं करता, न इस बात की मांग करता है या वकालत करता है कि पुरुषों का वर्चस्व हटा के महिलाओं का वर्चस्व हावी कर दो, वो भी गलत है। साहचर्य, सहसंबंध और कोलैबोरेशन की तरफ हमेशा नारी विमर्श बात करता है और बात करना चाहिए। यदि कोई विमर्श ऐसा विमर्श है जो एक कानूनी और एक तरफा बात करता है, तो उसे किसी भी समाज का हित नहीं हो सकता। अब मेरे व्याख्यान का जो दूसरा हिस्सा है, वहाँ पे कुछ जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, जो सामाजिक जो मुद्दे आते हैं सामने, बहुत सारे विषयों पे कल बात हुई होगी, आज भी बात हुई है, वो उसको मैं दोहराऊंगी नहीं, लेकिन मेरे जो साहित्य की तरफ बढ़ने की जो गति है उसके लिए इनकी बहुत जरूरत है। सबसे पहला जो मुद्दा है वो है असमानता का, इनइक्वालिटी का। हमारे संविधान में सब लोग जानते हैं बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, लेकिन उनका हमारे वास्तविक जीवन में कहीं न कहीं प्रैक्टिस में वो बातें नहीं आती हैं, और इसलिए बहुत सारे भेदभाव, बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे कि राइट टू इक्वालिटी की हम बात करते हैं, समानता से जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है, सम्मानजनक जीने रूप से जीने का अधिकार है, राइट टू लिव विथ डिग्निटी की बात है। लेकिन कुछ महिलाएं हैं जो किन्हीं कारणवश इनसे वंचित रहती हैं। हमारा जो विमर्श होता है उन्हें ध्यान में रख करके होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि कोई स्त्री है या पुरुष। By virtue of being a human being, we have certain fundamental human rights. मनुष्य होने के नाते, मनुष्यता के कारण हमारे कुछ मनुष्य होने के भी अधिकार है, और वो सर्वोपरि है। महिला का अधिकार है या पुरुष का अधिकार है, ये बात बाद में आती है, लेकिन इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। देखिए, जो शहरों में दिखाई देता है वहाँ पे अलग तरह की जटिलताएं हैं, लेकिन जब हम रूरल विमेन की बात करते हैं, ग्रामीण महिलाओं की बात करते हैं, इसीलिए फेमिनिज्म जो कि एक विदेशी प्रत्यय है वो हिंदुस्तान में आके फेल हो जाता है। हम जो बात कर रहे हैं, हम फेमिनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम नारी के प्रति जो उसकी आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखकर बात करें। विदेश से, फॉरेन से जो इम्पोर्ट किया गया कॉन्सेप्ट है फेमिनिज्म का, इसीलिए फेल होता है क्योंकि हमारे समाज की जो स्त्रियां, उनकी ज़रूरतें अलग हैं, उनकी चुनौतियां अलग हैं, उनकी परेशानियां दूसरे ढंग की हैं, और इसलिए हमें इंडियन वे ऑफ फेमिनिज्म पैदा करने की ज़रूरत है। जो वेस्टर्न फेमिनिज्म है उसको रीथ्योराइज करने की ज़रूरत है, नहीं तो हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं हो सकता। तो ये इनइक्वालिटी एक बड़ा मुद्दा है, और इसका ये इनइक्वालिटी कैसे होती है? ये डिस्क्रिमिनेशन से होता है। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है? कुछ लोग बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, और वो जो उपलब्ध संसाधन होता है उस पर अपना नियंत्रण बनाने के लिए दूसरे समूह को वंचित कर देते हैं, किसी कारण से उसे नीचे दिखाते हैं, कमतर दिखाते हैं, और फिर ये एक डिसबैलेंस पैदा होता है। बहुत संक्षेप में मैं आगे बढ़ूंगी क्योंकि ये सारी बातें जरूर हुई होंगी कल और आज में। अगला जो मुद्दा है वो ये है कि अनपेड लेबर की बात मैंने कही। मैंने कहा ना कि वर्किंग वुमेन कौन है? क्या सिर्फ वो है जिसे सैलरी मिलती है, या वो भी है जो पूरे जीवन में शायद अपना नाम भी नहीं जान पाई, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की पत्नी रही, लेकिन उसने निरंतर बिना कोई अपेक्षा किए घर को बनाने में, परिवार को बनाने में, समाज को बनाने में अपनी भूमिका अदा की, और वो भूमिका अप्रत्यक्ष रूप से जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए सहायक बनती है। एट्रीब्यूशन, हाँ, एक बहुत बड़ा मुद्दा है वो ये का, संक्षेप में बता दूं, उसका शीर्षक है इनविजिबल मैन। और जब वो उपन्यास शुरू होता है, वैसे तो वो रेसिज्म के ऊपर लिखा गया है, तो जो उसका प्रोटैगनिस्ट है, मेन किरदार है, वो एक मैनहोल में रहता है। मैनहोल के अंदर उसने ढेर सारे बल्ब जला रखे हैं, और जब उसे पूछा जाता है कि तुम ऐसे क्यों रहते हो, तो कहता है बिकॉज आई एम एन इनविजिबल मैन, मैं एक अदृश्य व्यक्ति हूँ। अदृश्य क्यों हूँ? इसलिए नहीं कि मैं कोई भूत हूँ या मेरा अस्तित्व नहीं है, मैं अदृश्य इसलिए हूँ क्योंकि मेरा अस्तित्व है, लेकिन ये समाज मेरे अस्तित्व को स्वीकारता नहीं है कि मेरा भी कोई एग्जिस्टेंस है। तो रिप्रेजेंटेशन बहुत
कक्षाओं में शेक्सपियर से ही शुरुआत करते हैं। यानी कि अंग्रेजी साहित्य का इतिहास भी लिखा गया तो उन महिलाओं की रचनाओं का रिप्रेजेंटेशन वहां पर नहीं हुआ जिन्होंने महिलाओं के हित में उस दौर में पुरजोर समर्थन किया था या वकालत की थी। ठीक यही स्थिति दुनिया के सभी इतिहासों का है। कहते हैं इतिहास है, और जो हार जाते हैं, कितने सारे लोग मारे जाते हैं युद्धों में, कितने सैनिक हताहत हो जाते हैं। किसी का नाम कभी दिखा कि कौन कौन सा सैनिक था जो मारा गया? जो जीतता है वो इतिहास लिखता है, उसका नाम दर्ज होता है और उसका नाम भी होता है जिसको हरा करके वो विजेता बना होता है। तो इसलिए हमारी जो पूरा इतिहास लेखन है या जो भी परंपरा किसी भी देश की आप बात करेंगे, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, हर जगह रिप्रेजेंटेशन का एक मुद्दा है। अब तीसरा स्तर क्या है? अगर रिप्रेजेंटेशन हुआ भी, प्रतिनिधित्व हुआ भी, तो या तो लेस रिप्रेजेंटेशन है या मिस रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंट किया भी तो सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया, मिस रिप्रेजेंटेशन किया। एक पॉलिसिन गुप्ता का नाटक है, सुप्रिया ने पढ़ा होगा उसको, और 10 स्पोक शूर्पणखा सो से शकुनी। ये नाटक 2001 में प्रकाशित हुआ है और इसमें शूर्पणखा और शकुनी को पोस्ट मॉडर्न कैरेक्टर की तरह से प्रस्तुत किया गया। एकदम नए जमाने के ड्रेस में वो एयरपोर्ट पर बैठे हैं और बात करते करते अपनी व्यथा बताते हैं। कहते हैं देखो इतिहास ने तो हमें विलेन बना दिया। शूर्पणखा कहती है मेरा दोष क्या था? अब इस पर देखिए, अगर आप रामायण और महाभारत को एक रिलीजियस टेक्स्ट मानकर चलेंगे तो आप विरोध कर सकते हैं मेरा। सिर्फ उसे एक लेखनी की तरह से अगर आप देखें, एक नैरेटिव है, तो कहती है मेरा दोष क्या था? मैं एक स्त्री थी, युवा थी, मैं भी प्रेम चाहती थी, मैं भी किसी के प्रति आकर्षित हुई थी। मुझे धिक्कार देते, ठोकर मार देते, नाक काट कर मुझे कुरूप क्यों बना दिया? ये उसका कथन है। शकुनी भी अपनी पीड़ा को बताते। कहने का मतलब क्या है? इतिहास में कुछ पात्रों को जिस तरीके से रचा और दिखाया गया, शायद वो भी एक सही तरीका नहीं रहा होगा, उसके दूसरे भी पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। ये लेखिका का अपना एक सोच है, नजरिया है। तो रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और अगर है तो वो लेस रिप्रेजेंटेशन है या मिस रिप्रेजेंटेशन है। तो एक बड़ा मुद्दा रिप्रेजेंटेशन, और सिर्फ आप पॉलिटिक्स में भी देख सकते हैं कितना प्रतिनिधित्व है, समाज में भी देख सकते हैं, उस पर बाकी के विद्वान चर्चा करेंगे। अब एक अगला मुद्दा है, वो है कमोडिटी का, बॉडी, विमेन्स बॉडी एज कमोडिटी। विमेन्स बॉडी एज कमोडिटी से यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो स्त्री का देह है, सौंदर्य है, जिसके बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसका अपना एक प्रोक्रिएटिव रोल है, संरचनात्मक और प्रजनात्मक जो उसकी भूमिका है, लेकिन उसका एक कमोडिफिकेशन भी हुआ है, एक उपभोग की तरह उसको देखा गया। बहुत नई बात में नहीं कर रही, बहुत पहले भी इस पर एक चर्चा हुई है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की किताब है, साहित्य वाले जानते होंगे, वैशाली की, वर्षा मैडम ने पढ़ा होगा, वैशाली की नगर वधू। वैशाली की नगर वधू ये मूल रूप से 1948-49 में इस उपन्यास को लिखा गया। ये हिस्टोरिकल फिक्शन है, एक ऐतिहासिक उपन्यास है, और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जो कि बुद्ध का काल है, बुद्ध के आगमन के लगभग समानांतर के संदर्भ को लिया गया है। और आम्रपाली, वो जो राज्य है, वज्जी राज्य है, उसकी एक बड़ी ही विचित्र, उसका एक नियम है कि राज्य की जो सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर युवती होगी, वो किसी एक पुरुष से विवाह नहीं करेगी, बल्कि वो राज कल्याणी, जनपद कल्याणी कही जाएगी, क्योंकि उस महानगर के सभी पुरुषों का उस पर समान अधिकार होगा। आप एक तरीके से देख सकते हैं, ये गणराज्य है, ये उस दौर का गणराज्य है। उस गणराज्य में रिपब्लिक स्टेट में डेमोक्रेसी को कैसे कुचला जा रहा है, और सबसे बड़ा जो उसका गुण है एक स्त्री का, उसको दुर्गुण बना दिया जा रहा है, उसके लिए वो कर्स हो जाता है। मैंने कुछ पंक्तियां यहाँ पर लिखी हुई हैं, हालांकि मैं इस पर बाद में बात करने वाली थी, संदर्भ आ गया तो मैं पढ़ देती हूँ। वैशाली कहती है, अपना स्नेह से भरा हृदय और रूप से लथपथ यह अधम देह लेकर अब मैं वैशाली की हाट में ऊंचे नीचे दाम में इसे बेचने बैठूंगी। आप जिस कानून के बल पर मुझे ऐसा करने को विवश कर रहे हैं, वह एक बार नहीं, लाख बार धिक्कृत होने योग्य है। जब वो भरी सभा में ये कहती है कि मैं धिक्कारती हूँ इस तरह के नियम को,
तो बहुत तेज आवाज में एक आक्रोश पैदा होता है और कहते हैं कि तुम अधम और धिक्कृत होने योग्य हो जो इस गणराज्य के इतने बड़े कानून को चुनौती देने का प्रयास कर रही हो। खैर, तो एक मुद्दा तो ये था। एक और यहाँ पे मैं साहित्यिक संदर्भ लेती हूँ। अनुराग जी यहाँ पर नहीं है, एक वर्कशॉप में हम लोग से बैठे हुए हैं, उनको याद आएगा। भीष्म साहनी का एक नाटक है, मुझे बहुत पसंद है, शायद इसलिए मैं उसका जिक्र बार बार करती हूँ। वो है माधवी, 1982 में लिखी गई, हिंदी में लिखी गई थी, बाद में इसका आलोक भल्ला ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। माधवी मुझे इसलिए अपील करती है क्योंकि आप सभी लोगों ने ययाति के बारे में सुना, जो कि हमारे महाभारत, हमारे ग्रंथों में, इतिहास में जब कभी भी दानवीरता की बात की जाती है तो ययाति का जिक्र होता है। लेकिन भीष्म साहनी ने इतिहास का पुनर्लेखन माधवी के पर्सपेक्टिव से, दृष्टिकोण से करने का प्रयास किया है। बहुत संक्षेप में आपको बता दूं, मैंने कहा ना कि मेरा कोई विधा साहित्य है, साहित्य से ही समाज को समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। विश्वामित्र, ययाति और मुनि कुमार गालव, ये 3 पुरुष इसमें मुख्य पात्र हैं, लेकिन वास्तव में जो मुख्य पात्र होनी चाहिए वो है माधवी। माधवी आप जानते हैं ययाति की पुत्री है, और विश्वामित्र का जो शिष्य है गालव, उसे अहंकार हो जाता है ज्ञान का, और वो कहता है कि मैं गुरु को गुरु दक्षिणा दूंगा। गुरु विश्वामित्र प्रति कहते हैं ना, इम्तहान लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक कठिन समस्या रखी और कहा कि 800 अश्वमेधी जो घोड़े हैं वो मुझे तुम गुरु दक्षिणा में प्रदान करो। बहुत बड़ा संकट है गालव के लिए, क्योंकि पूरे आर्यवर्त में उस समय 800 अश्वमेधी घोड़े नहीं हैं। ययाति की दानवीरता की प्रशंसा सुनकर गालव वहां पहुंचते हैं, लेकिन ययाति भी इस समय सक्षम नहीं है। इस नाते वो अपनी बहुत ही सुंदर, गुणी और विशेष गुणों से युक्त पुत्री माधवी को बिना सोचे समझे दान कर देते हैं गालव को, क्योंकि उनकी पुत्री को 2 वर प्राप्त है, वरदान। एक तो ये कि वो 4 चक्रवर्ती सम्राट होने वाले पुत्रों को जन्म देगी, और दूसरा हर बार प्रसव के बाद वह अनुष्ठान करके चिरयौना बनी रह सकती है। पहला सवाल यहाँ पे उठता है कि एक पिता किसी ऐसे ही व्यक्ति की प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए अपनी बेटी को दान में दे देता है। दान में तो वस्तु दी जाती है। अब इस पर भी बहुत सारा विवाद, बहुत सारे विमर्श, बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं। खैर, अब परेशानी ये होती है कि 3 राजाओं के पास, उसको कह सकते हैं गिरवी रखा जाता है। 3 राजा जिनके पास 200 अश्वमेधी घोड़े हैं, वो संतान उत्पन्न करते हैं, और उत्पन्न करने के बाद माधवी, जैसा कि नियम है, उन्हें सौंपती है। मैं बहुत संक्षेप में बात कर रही हूँ, आप पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और इस प्रकार से 600 घोड़े वो इकट्ठा करती है गालव के लिए, लेकिन बाद के 200 घोड़े पाना असंभव है, इसलिए वो स्वयं ऋषि विश्वामित्र के पास चली जाती है और कहती है कि आप मुझे अपने आश्रम में रख लीजिए, मैं एक पुत्र को जन्म दूंगी और बाद में आप उसे घोड़े के समानांतर मान लीजिएगा। खैर, आगे कहानी में अंत में जो बात है वो ये है कि ये सारी प्रतिज्ञा पूरी होने के बाद, जैसा कि तय हुआ था, गालव के साथ माधवी का विवाह होगा। लेकिन जब विवाह करने की बात आती है तो गालव कहता है कि तुम तो अब कुरूप हो चुकी हो, वृद्ध हो चुकी हो, अधेड़ हो चुकी हो, और तुम तो मेरे गुरु के आश्रम में रहकर आई हो, मैं तुमसे विवाह कैसे कर सकता हूँ। बस मैं एक उसका अंश पढ़ूंगी क्योंकि मुझे और भी बातें करनी है। माधवी कहती है, एक कर्तव्य मेरे पिता का, एक कर्तव्य मुनि कुमार गालव का, दोनों के कर्तव्य मेरे माध्यम से पूरे हो रहे हैं, फिर भी मैं दुर्बल हूँ, कर्तव्य परायण नहीं हूँ। पिता ने मुझे सौंप कर अपना कर्तव्य निभा दिया, और मुनि कुमार ने घोड़े बटोर कर अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। एक दानवीर बन गया तो दूसरा आदर्श शिष्य, और माधवी, बेचारी मोह की मारी माधवी कर्तव्य से गिर गई। वो किसी बड़े काम का दायित्व तो वह नहीं कर सकती। यही कहना चाहती हूँ गालव, सोचो, यदि यह दुर्बल नारी बीच में से निकल जाए गालव, तो क्या होगा। तो तीनों पुरुषों के
वर्चस्व को साधने का माध्यम है माधुरी, लेकिन महाभारत के उद्योग पर्व को छोड़ करके कभी भी कहीं भी माधुरी का जिक्र नहीं आता है। ये कमोडिफिकेशन की बात मैं करना चाह रही थी। अगला जो एक मुद्दा है, समय है मेरे पास? अगला जो बिंदु है वो है बॉडी एज टेरिटरी। ये एक ऐसा मुद्दा है, मुझे लगता है शायद सबसे ज्यादा गहराई से सोचने की जरूरत है। देह ही देश में इस किताब को लेकर अपने साथ रखती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही कोई बात नहीं कह रही हूँ। आप में से कुछ लोगों ने शायद पढ़ा होगा, 2017 में ये प्रकाशित हुई है। जेएनयू में शिक्षिका है गरिमा श्रीवास्तव जी, उन्होंने लिखा है। ये कोई उपन्यास नहीं है, ये उन्होंने क्रोएशिया प्रवास के दौरान एक संस्मरण लिखा है। संस्मरण भी कह सकते हैं, जो भी उन्होंने अनुभव किया। क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, यूगोस्लाविया, सर्बिया, इन सारे स्थानों का भ्रमण किया उन्होंने, और इस बात को यहाँ पर रेखांकित कर रही है। उसको पढ़ते समय रोक के खड़े हो जाते हैं, अगर आपको समय मिले और रुचि हो तो जरूर पढ़िएगा। सबसे ऊपर वो लिखती है, उन हजारों लाखों औरतों के नाम जिनकी देह पर ही लड़े जाते हैं सारे युद्ध। हो सकता है सुन के थोड़ा अटपटा लगे, अतिशयोक्ति लगे, लेकिन युद्धों का जो इतिहास है इस पूरी मानव सभ्यता में, अगर हम उसको खंगालने की कोशिश करें तो सच में ये बात सत्य होती है कि स्त्री के देह पर ही सारे युद्ध लड़े जाते हैं। हम गुणों में समानता कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन जब लगता है कि वर्चस्व, हमारा वर्चस्व नहीं बना रह पाएगा, तो शायद जो स्त्री का चरित्र है या उसकी जो देह है उसको अगर पराजित कर दिया जाए तो बड़ी आसानी से विजय प्राप्त किया जा सकता है। इन्होंने लिखा है कि वो तमाम रिफ्यूजी जो शिविर थे, शरणार्थियों में जो महिलाएं थी, उनके साथ जिस तरह से बर्बर व्यवहार किया गया, तो कहती मैं तो समझती थी कि ऐसा खाली हिंदुस्तान के विभाजन के समय हुआ था। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, विभाजन के बाद वो जो नरसंहार हुआ, उस नरसंहार में भी एक यहाँ पे और याद आ गया, भूल जाने से पहले बता देती हूँ। अमृता प्रीतम की एक उपन्यास है पिंजर, जिस पर 2003 में फिल्म भी बनाई गई। उसको देखने के बाद भी मैं पूरी रात नहीं सो पाई थी, और मीरा मांतोड़कर ने बहुत अच्छा अभिनय किया है। जो लोग किताब न पढ़ना चाहे वो कम से कम फिल्म देख लें। तो वहां पर भी देखिए, दो कौमों की लड़ाई है, दो परिवारों की पुरानी रंजिश है, लेकिन वो जब रंजिश में लगता है कि नहीं और कोई तरीका काम नहीं आ रहा है, तो स्त्री को उठा ले गई। और फिर उसके बाद हम जानते हैं हमारे समाज में उसकी होम कमिंग नहीं होती है। मेरे लिए तो ये आज होम कमिंग है, घर वापस लौटने जैसा है यहाँ आकर के, लेकिन उनके लिए होम कमिंग नहीं है। एक बार घर से निकल जाने के बाद वो किसी परिवार की नहीं रहती है, और ये शायद बहुत बड़ी यातना होती है। खैर, जिस यातना की, जिस स्थिति की बात गरिमा श्रीवास्तव कर रही हैं, वहां पर तो शायद पुरुष जानवरों के साथ भी वैसा बर्ताव नहीं किया जा सकता। और तमाम युद्धों की उन्होंने बात की है, कैसे कक्षाओं में लोग जाते हैं और स्कूल की जो बच्चियां हैं उनको यातनाएं दी जाती हैं, और बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी है। तो बॉडी एज टेरिटरी का कंसेप्ट है, यानी कि जो पूरा का पूरा साम्राज्य है, साम्राज्य का विस्तार है। आप सारी युद्धों को देख लीजिए, कहीं न कहीं द्रौपदी की बात अगर करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से सब समझ जाएंगे। सीता की बात कर लीजिए, द्रौपदी की बात करिए, बाद में संयुक्ता की बात कर लीजिए, बहुत सारे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमें देखते हैं कि जो उसका बॉडी स्पेस, अभी जो मैंने से पहले बात कर रही थी, उन्होंने स्पेस की बात कही। हमारा स्पेस कहाँ है? वो स्पेस की बात कर रही है अनीता नायर। 2001 में उनका एक उपन्यास है लेडीज कूप, इंग्लिश में लिखी गई है, लेडीज कूप प्रकाशित हुई, जिसमें जो उसकी प्रोटैगनिस्ट हैं वो 45 वर्षीय एक तमिल ब्राह्मण परिवार की युवती है, और इनकम टैक्स ऑफिस में क्लर्क के पद पर कार्य करते हैं, जो कि बहुत समानांतर कह सकते हैं कि हमारे 21st सेंचुरी की रचनाएं हैं। तो यहाँ पर थोड़ा आज की जो युवतियां हैं उनकी परेशानियां ज्यादा अच्छी तरीके से दिखती हैं। वहां वो लिखती है कि जो मुख्य पात्र है वो अपनी वर्क प्लेस से, अपने कार्यस्थल से बहुत शुद्ध होकर के वो अपने जीवन का वास्तविक अर्थ समझना चाहते हैं, और इसके लिए वो ट्रेन का एक टिकट लेती हैं और कन्याकुमारी की यात्रा पे चल पड़ती है।
से वो ट्रेन के जिस डिब्बे में पहुंचती है वो लेडीज कोच है, महिलाओं के लिए एक आरक्षित होता है एक डिब्बा, तो वो महिलाओं के लिए बना एक डिब्बा। मैं आपको बताती हूँ, बहुत रोचक था। एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मुझे ऑस्ट्रेलिया में जब गई थी तो एडिलेड में वहाँ एक प्रोफेसर ने कहा कि मुझे मेरे एक मित्र ने बताया कि इंडिया में जो ट्रेन चलती है उसमें महिलाओं का अलग से कोच होता है, तो क्या वहाँ की महिलाएं इतनी असुरक्षित है कि ट्रेन लोगों को अलग डिब्बे में बिठाया जाता है? तो अगर मैं सही जवाब देती तो शायद अपने देश के बारे में कुछ गलत कहना हो जाता। तो मैंने कहा नहीं, इट इज बिकॉज दे आर प्रिविलेज्ड, तो उनको कोई परेशानी न हो, ज्यादा अच्छी सुविधा मिले, इसलिए उनके लिए अलग से एक डिब्बा होता है। खैर, अनीता नायक के उपन्यास में जो लेडीज ग्रुप है वो प्रिविलेज्ड नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा स्पेस है जहाँ सिर्फ महिलाएं हैं और 5 अन्य महिलाओं के साथ बातचीत होती है और बातचीत के दौरान वो अपने जो अनुभव साझा करती हैं उसमें 1-2 बातें जो स्पष्ट होती हैं कि आखिर हम चाहते क्या हैं। 2-3 प्रश्न लेखिका वहाँ पे पूछती है। पहला तो वो ये पूछती है कि व्हाट डू वी वांट, हम क्या चाहते हैं? तो कहते वी वांट अ बेटर ह्यूमन कंडीशन। जो स्त्रियां हैं वो क्या चाहती हैं? दे वांट अ बेटर ह्यूमन कंडीशन, और कुछ नहीं मांगती। बेटर ह्यूमन कंडीशन यानी कि एक बेहतर, जो मनुष्यों के लिए बाकी लोग जैसे एक अच्छा जीवन जीते हैं हमें भी वही चाहिए। दूसरा सवाल वो पूछती है कि कैन अ वुमन लिव विदाउट मैन और शी नीड्स अ मैन टू क्वांटिफाई हर लाइफ? क्या एक औरत बिना पुरुष के भी जीवन जी सकती है या उसको जीवन जीने के लिए एक पुरुष की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है? उसमें विभिन्न प्रकार से वो अपनी बातों को वहां पे रखती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसमें वो यही कहती है, वी टू वांट फ्रीडम, वी टू वांट टू लिव। हमें भी स्वतंत्रता चाहिए, हमें भी सम्मान चाहिए, हमें भी प्रेम चाहिए और हम भी सम्मान के साथ समाज में जीना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो चीजें समाज में होती हैं वो वही साहित्य अपनी नैरेटिव्स में, अपने कथानक में दिखाना चाहता है। कुछ 1-2 बिंदु और है, कुछ रचनाओं की बात करूँ। ये इतना आसान नहीं है। जब हम स्त्री लेखन की बात करते हैं या उसमें स्त्री विमर्श की बात करते हैं, 1876 में बंगाल में रस सुंदरी देवी ने, पहले कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में किसी महिला द्वारा लिखा गया अपने तरीके